क्वेश्चन पूछा जाता है। यह टॉपिक संघवाद का है। संघवाद, फेडरलिज्म। सबसे पहले आप लोग मुझे यह बताइए कि फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन कैसा होता है? इसमें अधिकतर सत्ता केंद्र के पास, लेकिन राज्य को स्वायत्तता दी जाती है। आपने भी पढ़ा होगा संघवाद या नहीं पढ़ा आपने? कुछ बताइए। आपने भी पढ़ा होगा वकील साहिबा? हाँ? किस चीज में पढ़ा था? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? So it is basically related to distribution of power. But some power, more power has with center, and some power is distributed at the state level. And we have to check where on the basis of different articles or some topics related to whether our constitution is federal or unitary, or it is a combination of both. KC Ware called it quasi-federal. केसी वेयर तो ठीक है, क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है ये बताइए। प्रशासन में यह अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या समझते हैं। केसी वेयर तो जो समझते हैं वो तो हम भी समझेंगे बाद में, लेकिन आप क्या समझते हैं? चलिए आप बताइए। कभी पढ़ा फेडरलिज्म? आपने पढ़ा ही नहीं। कोई शत्रुता है क्या फेडरलिज्म से? आपने क्या पढ़ा ये मुझे बताइए। प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब पढ़ा तो जरूर है, मतलब नॉलेज है ऑलरेडी। बट आगे मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। देखिए, सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यदि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, संसदीय सरकार व्यवस्था की, या हम अध्यक्षीय सरकार व्यवस्था की बात करें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या संघीय शासन व्यवस्था की बात करें, या हम यूनिटरी अर्थात एकात्मक सरकार की बात करें, किसी भी शासन व्यवस्था की परिभाषा उस शासन व्यवस्था के मूलभूत तत्वों के आधार पर किया जाता है। एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? तो संघीय शासन की जो व्यवस्था है, इसको हमेशा इस फिगर के माध्यम से आप ध्यान में रखेंगे। संघीय शासन की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है, फिगर बना के आपको बतला रहा हूं। इसमें सबसे टॉप एक्सिस कौन सा है बतलाइए? ये है या ये है? टॉप एक्सिस ये है। अर्थात संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता लिखित व सर्वोच्च संविधान होता है, रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित व सर्वोच्च संविधान। इसकी दूसरी विशेषता दोहरे स्तर पर सरकार व्यवस्था से है। सरकार व्यवस्था से है। दोहरे स्तर पर सरकार अर्थात सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, केंद्र स्तर पर सरकार और राज्य स्तर पर सरकार। और इसकी तीसरी विशेषता शक्तियों के बंटवारे से है। डिवीजन ऑफ पावर।
चूंकि सरकारें दो स्तर पर हैं, एक केंद्र स्तर पर सरकार है और एक राज्य स्तर पर सरकार है, तो दोनों सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करोगे ना आप। यह शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? स्वयं संविधान करता है। संविधान क्यों लिखा जाता है? इसी शक्तियों के बंटवारे के कारण लिखा जाता है। और जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों पर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, डिस्प्यूट्स भी हो सकता है। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय होता है। जो केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह विवादों का समाधान कैसे करेगा? इसके लिए शक्तियों के बंटवारे की व्याख्या करता है, यह संविधान की व्याख्या करता है। यह तो संघीय शासन की व्यवस्था के 4 मूलभूत तत्व हैं। यदि यह 4 मूलभूत तत्व किसी भी देश की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं तो उस देश की शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। मेरी बात स्पष्ट है या नहीं है स्पष्ट? चूंकि यहां पर हम शक्तियों का विभाजन करते हैं केंद्र और राज्य के बीच, इसलिए एक पॉइंट और मैं यहां पर लाना चाहता हूं, 5वां पॉइंट। चूंकि शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, इसलिए संघीय शासन की व्यवस्था में विकेंद्रीकरण का तत्व होता है, केंद्रीकरण का तत्व नहीं होता है। जबकि एकात्मक जो सरकार व्यवस्था होती है वह केंद्रीकृत शासन प्रणाली होती है। यहां तक स्पष्ट है मेरी बात? तो निकिता, फर्स्ट एलिमेंट इज रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज डुअल लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट इज डिवीजन ऑफ पावर, फोर्थ पॉइंट इज फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्क्स एज ए फेडरल कोर्ट। क्लियर है मेरी बात? सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय इंटरप्रेटिंग द डिवीजन ऑफ पावर। So, my dear aspirant, because of division of power, federal system of government based on the element of decentralization. ये बात जो आपने कही महाशय, क्या नाम है आपका? अच्छा, प्रेम। नाम तो बड़ा अच्छा आपने रखा है भाई। तो ये जो आपने जो बात कही कि राज्य के पास स्वायत्तता होती है, राज्य के पास स्वायत्तता नहीं होती है, स्वतंत्रता होती है। क्यों? क्योंकि यह अपनी शक्ति स्वयं संविधान से प्राप्त करता है और केंद्र भी अपनी शक्ति स्वयं संविधान से प्राप्त करता है। दोनों सरकारें स्वतंत्र होती हैं, केंद्र सरकार का अधीनस्थ नहीं है राज्य सरकार। मतलब मैं संघीय शासन की अगर बात को कह रहा हूं तो स्वायत्तता नहीं, चूंकि दोनों ही सरकारें अपनी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं, इसलिए अवधारणात्मक रूप में, सैद्धांतिक रूप में दोनों सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। कोई भी शक्ति राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं करती है, वह संविधान से प्राप्त करती है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की अधीनस्थ नहीं है।
जैसे मान लीजिए कि एक रूम में 2 रूममेट रहते हैं, तो दोनों इक्वल है ना। हो सकता है आपने जो बात कही है वो भारतीय संदर्भ में कही है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कही है, क्योंकि केंद्र सरकार को भारतीय संविधान ने कुछ अधिक शक्तियां दी हैं राज्य सरकार की तुलना में, लेकिन फिर भी अवधारणात्मक रूप से राज्य सरकार कोई भी शक्ति केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं करती है, इसलिए यहां पर राज्य स्वतंत्र होते हैं और संविधान ने उन्हें जो शक्तियां दी हैं उनका वह स्वतंत्रता पूर्वक पालन करती है। संविधान ने जो उन्हें शक्तियां दी हैं उन शक्तियों का इस्तेमाल राज्य सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं, इसमें केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कम शक्तियां दी या ज्यादा दी यह अलग बात है, लेकिन जो भी शक्तियां दी गई हैं उसका इस्तेमाल वह स्वतंत्रता पूर्वक करेगा। मेरी बात स्पष्ट है या नहीं है स्पष्ट? इसके पश्चात मैं एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा। आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं? अच्छी कहानी है, मैं एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा। संघवाद की परिभाषा, संघवाद की परिभाषा क्या होनी चाहिए? संघीय शासन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना? इस डेफिनेशन को समझाने के लिए ही मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप लोग हां ना कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लिया है आपने। सभी को पसंद है। तो संघवाद की जो परिभाषा है उसका परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड आधुनिक दृष्टिकोण। जो डेफिनेशन है फेडरलिज्म का, उस डेफिनेशन के 2 अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वह वेस्टर्न स्कॉलर का है, यह पाश्चात्य विद्वानों का है, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसे भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि सर्वप्रथम संघीय शासन के ढांचे को अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था, इसीलिए पाश्चात्य विद्वान अमेरिकी संघ के आधार पर संघ की परिभाषा करते हैं। चूंकि सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा संघीय शासन की प्रणाली को अपनाया गया था, इसलिए पाश्चात्य विद्वान इसी आधार पर अन्य संघ की परिभाषा करते हैं,
अमेरिकी संघ को आदर्श संघ मानकर अन्य संघ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछिएगा, राइट डाउन कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच प्रेजेंटेड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स, in fact USA is first country who adopted federal system of government. Therefore Western scholars defined other federation on the basis of American Federation. On the basis of American Federation. They considered American Federation as ideal and study other federation on comparative basis. इस बात को थोड़ा समझिएगा, वो करते क्या है। जो आपने बात कही थी ना निकिता, केसी व्हीलर वाली बात, उस बात को ही थोड़ा समझना है यहां पर। वो क्या करते हैं कि अमेरिकी जो मॉडल है उसको उन्होंने आइडियल मॉडल मान लिया, और आइडियल मॉडल मानकर इंडियन फेडरेशन को कंपेयर किया उन्होंने, और कहा कि अच्छा आधा ये फेडरेशन है और आधा ये फेडरेशन नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, अर्ध संघ है ये, क्वासी फेडरेशन है ये। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक कहानी को सुनाना आवश्यक समझता हूं। आप सभी लोगों ने वो जो ये ऋतिक रोशन की जो एक मूवी आती है जिसमें जादू नामक एक किरदार है, आप लोगों को याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? जादू नामक किरदार के विषय में ध्यान है या नहीं है? कौन सी मूवी है वो? कोई मिल गया? कोई मिल गया। इसमें हुआ क्या एक दिन अचानक मेरे साथ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको शेयर करना चाहता हूं। एक दिन हुआ यूं कि जादू मुझसे मिला तो मुझसे पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं? तो मैंने बोला कि मैं आदमी हूं। बोला तो आप मुझे तो आदमी दिख नहीं रहे हैं। मैंने बोला कैसे भाई? उसने बोला कि अगर आप आदमी हैं तो आप बताइए, ऋतिक रोशन जैसा सिक्स पैक तो आप में है नहीं, स्मार्ट आप है नहीं, आपकी पेट तो बाहर निकल रही है, दाढ़ी उजली हो रही है, मूंछ भी उजला हो गया है, उसको तो मूंछ है ही नहीं। तो जो गलती जादू कर गया यहां पर, जब वह मुझसे मिला, मुझे वो आधा आदमी का मानने के लिए तो तैयार था, लेकिन पूरा आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। बोला हाँ कुछ कुछ लगते जरूर हो आदमी जैसे, बट आप आदमी हो नहीं, पूरा आधा आदमी जैसे लग रहे हो। अर्थात ये कि जादू ने ऋतिक रोशन को आदमी का आइडियल फॉर्म मान लिया, और वह जब किसी दूसरे आदमी से मिलता था तो उसको कंपेयर करता था कि ऐसा है या नहीं है। अब मेरी बात समझ में आई आपको? इनफैक्ट
भारतीय दृष्टिकोण यह है या आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि जब आदमी की परिभाषा हम करते हैं तो उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आदमी की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जो मूल विशेषताएं हैं, उसके आधार पर आदमी को हम परिभाषित कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी शासन व्यवस्था को उसके मूल विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है, ना कि छोटी मोटी भिन्नताओं के आधार पर, जैसा कि केसी वेलर ने गलती की और उसी बात को पढ़ करके निकिता ने भी गलती कर ली कि ना कि छोटे मोटे असमानताओं को देखते हुए, भेद को देखते हुए, डिफरेंस को देखते हुए हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे और कहेंगे कि जो दूसरा सिस्टम है वो क्वासी फेडरेशन है, अर्ध संघ है। ये तो नहीं समझ पाने की गलती के कारण हुआ। जो गलती केसी व्हीलर ने किया वही गलती आप भी कर रहे हैं। अंतर होना स्वाभाविक है क्योंकि वह अमेरिका है और ये इंडिया है। अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, वही भारत में नहीं है। भारत की आवश्यकता अलग है, चुनौतियां अलग हैं। तो हम संघवाद को भी अपनाएंगे तो अपने अनुरूप उसको ढालेंगे ना, तो थोड़े बहुत अंतर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस अंतर के आधार पर आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1783 में, ठीक है, ब्रिटेन से, जब उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विजय मिली है। उसके बाद अमेरिकी संविधान बना 1783 से लेकर के 1787 के बीच में, और यह संविधान लागू किया गया 1787 में। आज हम हैं 2019 में, तो आप मुझे यह बता दीजिए कि क्या जो 1787 में संविधान बनाया गया था या जो संघवादी शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, आज भी अमेरिका का संघीय शासन वैसा ही है या बहुत कुछ बदल गया है? चेंज हो गया है। पहले अमेरिका में यह माना जाता था कि राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। 1861 से 64 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, 14वां संविधान संशोधन वहां पर किया गया और यह जोड़ा गया कि किसी को भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात जैसे जैसे व्यवस्था लागू होती है और जैसे जैसे अनुभव हमारे पास आते हैं, वैसे वैसे व्यवस्था में हमेशा परिवर्तन हम करते रहते हैं। इस प्रकार से जो आधुनिक दृष्टिकोण है या जो भारतीय विद्वानों के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, इसके अंतर्गत यह माना गया है कि किसी शासन व्यवस्था की परिभाषा उसके मूलभूत विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। In modern approach, any system of government defined on the basis of common characteristics. बाकी देश काल परिस्थितियों के आधार पर
इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं भी होती हैं। प्रत्येक देश में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ आपको अलग तत्व मिलता है, लेकिन उसके आधार पर आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि वो अर्ध संघ है, वो आधा संघ है और आधा तो एकात्मक लक्षण है। भाई जैसी हमारी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुरूप हमने डिवीजन ऑफ पावर किया है। कहीं पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया है, कहीं पर राज्य को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। ठीक है ना, ये संघवाद की परिभाषा। अच्छा, ये सारी बातें मैं कर इसलिए रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। हालांकि किसी भी किताब में आपको संघवाद की परिभाषा नहीं बतलाया जाता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ताकि आप जब क्वेश्चन को मैं एनालाइज करूंगा तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हां सर क्या बोल रहे हैं। अब मैं एक तीसरी बात बतलाता हूं। इस प्रकार अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। इस प्रकार विभिन्न देशों को अगर हम देखेंगे तो विभिन्न देशों को देखने के पश्चात कुल मिलाकर 3 एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, दूसरा संघ फेडरेशन, और तीसरा यूनियन। यूनियन को हिंदी में भी यूनियन ही कहेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, कहीं कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी ना हो आपको। कॉमन एलिमेंट सबका एक ही है। फेडरेशन का जो 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट हमने आपको अभी समझाया था, वो सब में है। अर्थात संविधान हर जगह होगा, दोहरे स्तर पर सरकार व्यवस्था होगी, शक्तियों का विभाजन होगा, संघीय न्यायालय होगा, विकेंद्रीकरण के तत्व होंगे। अब यहां पर कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस हैं, उनके आधार पर में इन सब के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। पहला देखिएगा, पहला आधार क्या है? केंद्र की स्थिति क्या होगी? पोजीशन ऑफ सेंटर। पोजीशन ऑफ सेंटर यहां पर होगी वीक। वीक का मतलब कमजोर। यहां पर बैलेंस्ड होता है, मतलब संतुलित होती है। और यहां पर होता है स्ट्रोंग, अर्थात मजबूत। अभी देख ले, अभी खाली इसको पढ़ो, बाद में उदाहरण बतलाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कॉन्फेडरेशन कहां है, फेडरेशन कहां है और यूनियन कहां है। दूसरा बेसिस होता है राज्य की स्थिति, पोजीशन ऑफ स्टेट। यहां पर होगा स्ट्रोंग, यहां पर बैलेंस्ड, यहां पर वीक। तीसरा पोजीशन देखना, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? यहां पर स्टेट के पास, यहां पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों के पास, यहां पर सेंटर के पास। ठीक है। और एक लास्ट बात करते हैं, अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? अवशिष्ट शक्ति का मतलब समझते हो आप? रेसिड्यूरी पावर,
विच नॉट डील्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अवशिष्ट शक्तियां उन शक्तियों को कहते हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया। वो किसके पास है? यहां पर स्टेट के पास, यहां पर स्टेट के पास, और यहां पर सेंटर के पास। अब लास्ट में उदाहरण पर आता हूं। इसका आइडियल एग्जाम्पल कॉन्फेडरेशन का कोई बता सकते हैं? कॉन्फेडरेशन का आइडियल एग्जाम्पल आप बताओ। कॉमनवेल्थ नेशंस, भारत भी इसका सदस्य है ना। राष्ट्रमंडल के सदस्य मतलब राष्ट्रमंडल, सदस्य नहीं। दूसरा, राष्ट्रकुल CIS कंट्रीज, और तीसरा एग्जाम्पल जो है वह स्विट्जरलैंड है। ठीक है, देखना इसका एग्जाम्पल USA है, इसका एग्जाम्पल इंडिया एंड कनाडा है। ठीक है, थोड़ा सा विराम लीजिए।